आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग साइमन कमीशन पर विचार विमर्श करेंगे। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी अगर बातचीत करें तो 1927 में इसका गठन किया गया था। जॉन साइमन ब्रिटेन के पार्लियामेंट के लिबरल पार्टी के सदस्य थे और उन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यीय कमेटी थी और इसमें साइमन लिबरल पार्टी के एकमात्र सदस्य, 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी से और 2 सदस्य जो हैं वो लिबरल पार्टी से था और लिबरल पार्टी से 1 सदस्य और उसे अध्यक्ष बनाया गया। ये साइमन कमीशन के गठन क्यों हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कुछ चार्टर एक्ट और कुछ अधिनियमों के माध्यम से यहाँ की सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यहाँ पर गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से शासन संचालित होते थे और वायसराय वगैरह जो हैं वो वहाँ से जो चार्टर एक्ट आता था, जैसे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, इसी तरह से हम देखते हैं 1813 में, 1833 में, 1853 में, 1858 में और फिर 1909 और 1919। तो 1919 के जो अधिनियम आए थे, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें प्रांतों में कुछ स्वायत्तता दी गई थी, उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की बात कही गई थी और कहा गया कि इसके बाद 10 साल के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि जो उत्तरदायित्व तो भारतीय लोगों को शासन में भागीदारी उनको दी गई या उत्तरदायित्व तो दिया गया प्रशासन चलाने के लिए, उसमें किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। उन परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसी कमेटी के संदर्भ में साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। तो 1919 के अधिनियम 1919 में आए थे और इसे प्रांतों में लागू करने में लगभग 2-2.5 वर्ष लग गए और इस तरह से हम देखते हैं 1921 में यह अधिनियम लागू हुआ और 1937 ईस्वी तक प्रांत में चलता रहा। 1 अप्रैल 1937 तक ये चलता रहा। तो कुल मिलाकर के 10 वर्षों के बाद कहा गया था कि इसका गठन किया जाएगा, जबकि अगर 19 से देखें तो 19 से 10 वर्ष पूरेंगे 29 में और लागू हुआ 21 से, तो 21 के बाद 10 वर्ष अगर देखेंगे तो 31 में पूरा होता, लेकिन इसका गठन कर दिया गया 1927 में ही। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसमें पहली बात यही कि कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। साइमन का संबंध किस दल से था, तो लिबरल पार्टी से था। इसमें सबसे अधिक सदस्य किस पार्टी के थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। लिबरल पार्टी से 2 सदस्य थे। इस तरह की बातें हैं। अब उस समय अगर हम देखें तो भारत का वायसराय कौन था, तो इरविन था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि उस समय भारत सचिव के पद पर कौन था, तो वर्कनहेड था। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वाल्डी प्रधानमंत्री वहाँ के थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेनले वाल्डविन वहाँ के प्रधानमंत्री, जो 24 से लेकर के 29 तक बना रहा। तो ये सब यहाँ के उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब साइमन कमीशन जब आया तो इसके विरोध करने का यहाँ निर्णय लिया गया। विरोध के संदर्भ में सबसे पहले देखें तो कांग्रेस ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। 1927 में कांग्रेस का 42वां अधिवेशन हो रहा था चेन्नई में, जिसे हम लोग मद्रास के नाम से उस समय जानते थे, भी चेन्नई के नाम से जानते हैं, 42वां। और उसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी यानी कि अंसारी जी कर रहे थे और उसमें यह निर्णय लिया गया, अंसारी इसके अध्यक्ष थे, जिसमें निर्णय लिया गया कि साइमन का विरोध करेंगे। कांग्रेस का यह निर्णय बिल्कुल उचित था। अतः भारत की तत्कालीन जितनी पार्टियां थी, लगभग दर्जनों पार्टियों ने यह निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। सभी दलों ने, केवल 2 दल अपवाद थे, 2 पार्टियां अपवाद थी। पहला जस्टिस पार्टी, जो मद्रास की पार्टी थी, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में, 20 नवंबर 1916 ईस्वी में जस्टिस पार्टी की स्थापना CN मुदलियार, उसके बाद TM नायर और P त्यागराज चेट्टी ने किया था। द्रविड़ियन मूवमेंट से इसका संबंध था और उसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, अर्थात विरोध नहीं किया। और दूसरी पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी या पंजाब की पार्टी थी। किस कहाँ की पार्टी थी? पंजाब की, ये आपको मद्रास की पार्टी थी।
तो इन दोनों पार्टी ने किसको, साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो समर्थन किया। तो कुल मिलाकर के साइमन कमीशन, प्रश्न आ जाएंगे कि साइमन कमीशन के विरोध करने वाले सभी पार्टियां थी कांग्रेस सहित, और समर्थन करने वाले, विरोध नहीं करने वाले में जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार 1937 में पंजाब में बनी थी। सिकंदर हयात खान इसके प्रधानमंत्री उस समय कहे जाते थे, जो अभी के संदर्भ में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री यहां से बना था। और इसके बाद ये जस्टिस पार्टी की चर्चा हम लोग कर ही लिए हैं, द्रविडियन मूवमेंट से इसका संबंध था, और सी मुदलियार, पी त्यागराज चड्ढे और टी एम नायर इसके प्रमुख व्यक्ति थे। आगे बढ़ें कि साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय क्यों लिया गया, तो इसके कई कारण थे। 3-4 कारणों में सबसे पहला कारण था कि समय से पूर्व इसका गठन कर लिया गया। पहले ही हम लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि साइमन कमीशन का गठन 10 वर्ष के बाद, इस तरह के कमेटी के गठन की बात कही गई थी, तो होना चाहिए, लागू हुआ 1921 में, तो 10 वर्ष अगर जोड़ते हैं तो 1931 में से गठन किया जाना चाहिए। अगर 19 में आया, 19 से भी जोड़ें तो 1929 होना चाहिए, लेकिन 27 में इसका गठन कर दिया गया। पहला कारण यह था। दूसरा, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, ये स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है, यानी देसी लोगों के द्वारा शासन कैसे चलाए जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श होना था, और उसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया। यह इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। 7 सदस्य में 7 सदस्य ब्रिटेन के थे, और उसमें खास करके 4 सदस्य कंजर्वेटिव थे। जो ये निर्णय दिए होंगे वही मान्य हुआ होगा। नाम के लिए साइमन को बना दिया गया, जो लिबरल पार्टी का था, लेकिन बहुमत इन्हीं का था। तो इस तरह से हम देखते हैं एक भी भारतीय का नहीं होना। तीसरी बात देखते हैं, भारतीय विधान पर चर्चा हेतु भारतीय लोगों से कोई समर्थन, कोई पूछताछ, कोई उस तरह की बातें नहीं हुई। कुल मिलाकर के भारतीय लोगों के बारे में निर्णय लेना था कि यहाँ पर कैसे भारतीय शासन चला रहे हैं, कैसे चलाया जाना चाहिए, उसमें भारतीयों से कोई पूछताछ नहीं। और चौथी बात है कि स्वराज्य से संबंधित योग्यता की कोई परीक्षा ही नहीं होती है। अगर स्वराज्य से संबंधित योग्यता की परीक्षा होती तो ब्रिटेन के नज़र में 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भी अंग्रेजों को लग रहा था कि भारतीय शासन नहीं चला पाएंगे। पिछले 75 वर्ष से भारतीय अपने देश में चाहे जैसे भी हो एक बेहतर ढंग से शासन चला रहे हैं, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है एट प्रेजेंट में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वराज्य के लिए योग्यता की कोई परीक्षा नहीं होती है। इन चारों बातों को लेकर के साइमन कमीशन का बड़े स्तर पर भारत के प्रत्येक नगरों में, प्रत्येक शहरों में इसका विरोध हुआ। आइए, भारत में अगर देखा जाए, साइमन कमीशन मुंबई में उतरा। ये भी प्रश्न आते हैं कि गठन इसका 27 में, और ये पहुंचा कहाँ, तो मुंबई। 3 जनवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन 7 सदस्य जो थे वो मुंबई में उतरे आपको, और जहां उतरे वहीं पर गो बैक साइमन के नाम से, नारा से उनका स्वागत किया गया कि आप भारत से बाहर चले जाइए। गो बैक साइमन के नारा से उनका स्वागत किया गया। और जब वो बढ़ करके आए उत्तर प्रदेश में, तो 2 बड़े व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हम देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत, इन दोनों ने इनका विरोध किया। और जब इनका विरोध किया तो इनके साथ जनता की हुजूम, और उन जनता को पीछे करने के लिए बड़े स्तर पर लाठीचार्ज किए गए। इस लाठीचार्ज में भाव तो यही था कि नेहरू को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन नेहरू के देह पर गोविंद बल्लभ पंत गिर गए, और गोविंद बल्लभ पंत के पूरे कमर को तोड़ दिया गया, हड्डी उनके तोड़ दिए गए, और इस तरह से वो सदैव दिव्यांग के रूप में ही, यानी काफी रीढ़ की हड्डी सीधा नहीं उनका कभी हो सका, और नेहरू जी किसी तरह से बच गए। तो बड़े बेदर्दी के साथ यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया था। जब वहाँ से वो लखनऊ आए तो लखनऊ में एक युवा नेता उस समय खली कुचमा था, और खली कुचमा ने एक गुब्बारे और पतंग पर गो बैक साइमन लिख करके और पूरे लखनऊ में उन्होंने उड़ाने का प्रयास किया। युवाओं ने इसका आनंद लिया, और अंग्रेजों को, जो साइमन कमीशन के सदस्य थे, उनका बड़े स्तर पर यहाँ पर अपमान हुआ, क्योंकि जहाँ भी गुब्बारा गिरते थे उस पर लिखा रहता था गो बैक साइमन, पतंग पर लिखा रहता था गो बैक साइमन। तो इस तरह से लखनऊ में भी इनका बड़े स्तर पर विरोध हुआ। मद्रास में तो गोली चल गई, इन सारी जगहों पर लाठियां चली थी, मद्रास में गोली चल गई, और मद्रास में इनका विरोध जो है वो टी प्रकाशम कर रहे थे। यद्यपि जस्टिस पार्टी ने इनका विरोध नहीं किया, लेकिन वहां पर मद्रास में टी प्रकाशम, जो स्थानीय नेता कांग्रेस से भी जुड़े रहे और कई अन्य प्रकार के पार्टियों से जुड़े रहे, उन्होंने इनका बड़े स्तर पर विरोध किया, और जनता को तितर बितर करने के लिए
साइमन को बचाने के लिए यहाँ पर गोलियां चलाई गई। सबसे बड़ी घटना हुई पंजाब के लाहौर में। पंजाब के लाहौर में देखें तो यहाँ पर लाला लाजपत राय विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, साइमन का विरोध कर रहे थे और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाला लाजपत राय बुजुर्ग नेता, उनकी चर्चा हम लोग किसी वीडियो में करेंगे अलग से विस्तार से। तो उन पर हम देखते हैं कि लाठीचार्ज कर दिया गया। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अन्य पार्टी से गरम दल के लाल बाल पाल में एक वो भी हैं। तीसरी तरफ हम देखते हैं हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे और कई आंदोलनों से जुड़े रहे। तो लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को कहाँ, लाहौर में बड़े स्तर पर लाठी चलाई गई और उस लाठी के मार के प्रभाव से 17 नवंबर 1928 ईस्वी को वो स्वर्ग सिधार गए। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ा हुआ लाठी का एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक कील सिद्ध होगा, और हुआ भी यही। लाला लाजपत राय की जो शहादत है वो निरर्थक नहीं गया और इसके प्रभाव को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने, उनके मित्रों ने, जिसने लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था सैंडर्स, उसकी हत्या दिसंबर 1928 में कर दिया। दिसंबर 1928 में हम देखते हैं सैंडर्स की हत्या कर दी गई और इसी हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आदि को फांसी की सजा दी गई थी। आप इसके लाला लाजपत राय को मुक्ति संग्राम में उनके महत्व को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि भगत सिंह ने इन्हीं के हत्यारे पर गोली चलाया था जिसके केस में उन्हें फांसी पड़ा था। तो इस तरह से हम देखते हैं साइमन कमीशन जहां भी गया बड़े स्तर पर उसका विरोध हुआ। 1929 तक साइमन 2 बार भारत आ गया था। कितनी बार भारत आ गया? 2 बार भारत आ गया। और इस तरह से हम देखते हैं 2 बार आने के बाद, दोनों बार बड़े स्तर पर विरोध सहने के बाद वो यहाँ से चला गया और 27 मई 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट जो है वह सौंप दिया ब्रिटिश सरकार को, अर्थात वहाँ जो प्रधानमंत्री थे उनको उस तरह से अपना रिपोर्ट सौंप दिया। और साइमन की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो इसमें कई बातें कही गई। सबसे पहली बात कही गई कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाए। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी। सब जो द्वैत शासन का अर्थ यह हुआ कि जितने विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो वहाँ के जो वायसराय था उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वह निर्णय लेते थे, उस विषय पर वे कानून बनाते थे, उसको देखभाल वो करते थे, प्रशासन वहाँ वो चलाते थे। और आरक्षित और ये हस्तांतरित विषय जो था वो यहाँ से चुने हुए जो मंत्री थे उनको इनके हाथ में दिया गया और वहाँ पर इनको काम करके उसी का मूल्यांकन करना था। तो इस तरह से उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाया जाए, अर्थात यहाँ पर चुनाव करवाया जाए। प्रांतीय स्वायत्तता देने का उसने साइमन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, जो गवर्नर और गवर्नरों के अधिकार को बढ़ाने की भी बात कही थी। और प्रांतीय स्वायत्तता हम देखते हैं 1935 के अधिनियम में इसे लागू भी कर दिया गया और 37 में पहली बार चुनाव भी हुआ। तो इस तरह से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो, दूसरी बात गवर्नरों के अधिकार को बढ़ाया जाए, 2 बातें कही गई। अगली बात कही गई केंद्र की सरकार जो है वह उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे, अर्थात गवर्नर जनरल की सरकार, वायसराय की सरकार केंद्र में बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव नहीं होंगे, अर्थात भारत में गुलामी कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई 2 राय की बात नहीं होगी। अगली बात कहा गया कि बर्मा, जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, जो अभी तक भारत का भाग था, उसको अलग कर दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 35-36 में से अलग कर दिया गया। तो इस तरह से रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा था कि बर्मा को, म्यांमार को अलग कर दिया जाए। ओडिशा और सिंध को अलग प्रांत बना दिया जाए। आपको सिंध के विजय की चर्चा दिमाग में होगा, जरा दिमाग पर प्रेशर दीजिए कि सिंध को अंग्रेजों ने कब अपने राज्य में मिलाया था और उड़ीसा को बंगाल में कब दिया गया। ये दोनों तथ्य मैं क्लास के अंत तक बता दूंगा, लेकिन आप जोर देकर के देखिए। तो इस तरह से उड़ीसा और सिंध को अलग प्रांत बनाने की बात की गई और उड़ीसा आप देखिए कि अलग हो गया है यहाँ पर 35-36 में, और इससे पहले बिहार के साथ ही था। तो ये बात हो गई। मताधिकार का विस्तार जो 2 से 8% जनता के पास था उसे बढ़ा करके 10 से 15% जनता के पास, जनता को मत देने के अधिकार को विस्तृत करने का परामर्श साइमन कमीशन में दिया गया।
तो मतदान का विस्तार किया जाए, एक अच्छी बात है, लेकिन विस्तार के बाद भी केवल 10 से 15% लोग मत दे सकें यह अपने आप में काफ़ी कम था। लेकिन पहले की तुलना करें तो 2 से 8% देते थे, तो 8 और 15 में लगभग दोगुना का अंतर है। इस संदर्भ में एक सकारात्मक पक्ष से माना जाना चाहिए। अगला कहा गया कि प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में जो सदस्य की संख्या थी उस सभी जगह बढ़ाए गए थे, इनकी बात को स्वीकार किया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण कि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उसको राज्य के नियंत्रण में दे दिया जाए। किसके नियंत्रण में दे दिया जाए? राज्य के नियंत्रण में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट एक्ट जो है वो 1861 में आया था, और पहला हम देखते हैं कि कोलकाता, उसके बाद मुंबई और चेन्नई हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। तो हाईकोर्ट एक्ट के तहत जो हाईकोर्ट स्थापित हो रहे थे वो पहले, इससे पहले केंद्र सरकार के नियंत्रण में था, उसको कहा गया कि राज्य के नियंत्रण में दे दिया जाए। अगली बात कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्षों के लिए इस तरह से लोकतंत्रात्मक वृद्धि के या व्यवस्था स्वराज संबंधी योग्यता के लिए जो कमीशन गठन करने की बात कही गई थी उसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इनकी इस तरह के आयोग की नियुक्ति नहीं करने की बात कही गई और कहा गया कि इसका बड़े स्तर पर यहाँ पर विरोध हुआ है, इसलिए इस तरह की बात नहीं हो। अगली बात, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गवर्नर जनरल ध्यान रखेंगे। कौन ध्यान रखेंगे? गवर्नर जनरल ध्यान रखेंगे। इस तरह की बात हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल को दिया गया कि अल्पसंख्यक अंग्रेजों के पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। जरा इन चीजों को समझ लीजिए। अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय उन्होंने भारतीयों को बताया कि भारत को विकसित करने के लिए, भारत को विश्व में स्थापित करने के लिए, भारत के सभी सर्वांगीण विकास के लिए व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है। हम यहाँ पर आए हैं और हम श्वेतों का यह अधिभार है कि पूरे भारतीय जनगण को, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, सबको आधुनिक और विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन उनका ये पोल और पट्टी दोनों कब खुल गया? ये खुल गया आपको दादा भाई नौरोजी ने जब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। उदारवादियों ने, जिसमें हम देखते हैं एम.जी. रनाडे हैं, रमेश चंद्र मजुमदार हैं, और खास करके जो आर.सी. दत्त हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन लोगों ने जब उनकी आर्थिक मीमांसा की तो मीमांसा करने के बाद यह पता लगा कि ये भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के विकास के लिए, भारत को आधुनिक बनाने के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति सफलतापूर्वक चल सके इसके लिए भारत को गुलाम किए हैं। अब उनको दूसरा एक आधार चाहिए, तो अल्पसंख्यकों के कंधा पर पिस्तौल रख करके चलाने की बात उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हम भारत पर शासन कर रहे हैं। इसलिए इस मुद्दा को जीवित रखना चाह रहे थे कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान गवर्नर जनरल रखेंगे और उनकी सुरक्षा देते रहेंगे, अर्थात इनके बहाने भारत में भी शासन अंग्रेजों का चलता रहेगा। एक और बात उन्होंने कहा कि बातों को 1935 ईस्वी में हम देखते हैं कि एक्ट में बहुत सारी बातों को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर इसकी तीखी आलोचना हुई। शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी में डालने वाला कहा और फेंकने योग्य कहा, और कुल मिलाकर के भारतीय लोगों ने इसको बड़े स्तर पर स्वीकार नहीं किया। फिर भी 1935 के एक्ट में इनकी कुछ बातों को ले ली गई थी और जो लागू किया गया। तो धन्यवाद जो आप लोगों ने इसको सुना।